नमस्कार। तो अभी हमारे साथ मौजूद है आनंद जाट जी और ये मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आनंद जी। जी, नमस्ते। सबसे पहले तो हम जैसा कि जानते हैं आपके बारे में कि आप लगातार किसानों के मुद्दे पर काम करते आए हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा कोरोना काल में किसानों को अपनी फसल बेचने में काफ़ी तकलीफें आई। वहीं अभी देख रहे हैं जब बोनी का वक़्त आ गया है तो उन्हें यूरिया खरीदने में भी उतनी तकलीफें आ रही हैं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो स्थितियाँ हैं, वो किसानों के लिए एक मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात सरकार की तरफ से भी पैदा किए जा रहे हैं और कोरोना तो अपने आप में एक समस्या बनकर हर इंसान के लिए आया है। किसानी एकमात्र ऐसा धंधा था जिसने और किसान वो व्यक्ति है जिसने कोरोना काल में भी लगातार अपने खेतों में अपनी गतिविधियां जारी रखी हैं। तो अभी जो खरीफ की बुआई है उसमें सोयाबीन के समय पर जो यूरिया का संकट रहा या अभी मतलब इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं। पर उससे भी बड़ा संकट जो है वो मैं मानता हूं कि अभी गेहूं, चने और उसका जो रबी का जो पेमेंट था वो अभी तक लगातार सरकार 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पर भेज रही है। फिर इसके बाद एक बड़ा इशू ये है कि रबी के सीजन में मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसानों ने मक्का बोई जी। और उस मक्का को समर्थन मूल्य पर समर्थन मूल्य उसका 1600 1700 से ज्यादा है और उस समय 1600 के करीब होना था। तो आज वो मक्का 850-900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है व्यापारी किसानों से घर से लेकर जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती है कि हम किसान हितैषी हैं। ऐसा ही एक इशू और है जो मध्य प्रदेश में मूंग, जो ग्रीष्मकालीन मूंग है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग भी बहुत होती है। तो इस बार अच्छी फसल हुई और सरकार ने ये कहा भी था कि हम मूंग को खरीदेंगे, मूंग का पंजीयन भी करवाया, लेकिन उसके बाद करवाने की बात कही गई, लेकिन ना आज दिनांक तक पंजीयन हुआ है और अब सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है और किसानों ने सरकार की तरफ से ये जो घोषणा हुई उस घोषणा के कारण जो है किसानों ने अभी तक मूंग अपना होल्ड पर रखा है और मंडियों में अव्यवस्था का आलम इस कदर है कि मंडियों में अब सरकार ने एक नई जो व्यवस्था है वो लागू की है, जिसके तहत किसान को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मंडी में देना है। तो आपको मंडी प्रशासन ये बताएगा कि फला तारीख को फला दिन फला बजे आपको जो है अपनी फसल लेकर मंडी में आना है। जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की एक नसरुल्लागंज मंडी है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंडी सचिव किसान को नंबर देने के लिए कि उसकी फसल कब लाकर वो बेच दे, उसके लिए 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने कैद हुआ है। अब बताइए कि किसान मंडियों में व्यापारियों से लूट रहा है, मंडियों में अधिकारियों से लूट रहा है और ये सब कुछ कोरोना काल में हो रहा है। जी, और बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं आपदा को अवसर में बदल दूंगा। तो जब ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं तो वो आपदा जो है वो सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और शिवराज सिंह जी के मित्रों के लिए अवसर बन जाता है। जी, किसान कहीं न लुट कहीं रहा है, पिट रहा है। जी जी, कहीं न कहीं इस वक़्त जो किसान हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। वही हम आपसे जानना चाहेंगे अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें, तो जो जी। बीएसपी के विधायक थे, उन्होंने ऑलरेडी हम्म। कांग्रेस जॉइन कर लिया है, लेकिन फिर भी एक व्हिप जी। जारी किया गया और उन्हें कहा गया कि वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। ऐसे में यार क्या आपको लगता है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में राजनीति कर रही है? अगर आप लगातार ट्विटर या सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बहन मायावती जी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इन सब जो भाजपा की आज सिस्टम कंसर्न की तरह काम कर रही है, मतलब सहयोगी कंपनियों की तरह काम कर रही है, भाजपा के अंग की तरह जो है जी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिनका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रही है, उनके दबाव में मुझे तो कई बार ये लगता है कि भाजपा का आईटी सेल ही मायावती जी का ट्विटर हैंडल भी चला रहा है आजकल। जिस प्रकार से हर चीज के लिए वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जवाबदेह बता देती हैं, कभी हर चीज के लिए श्री राहुल गांधी जी को जवाबदेह बना देती हैं। तो उससे समझ में आता है कि या तो मानसिक संतुलन खत्म हो गया है या उनको किसी प्रकार के डर और भय के कारण जो है भाजपा ने अपने कब्जे में कर रखा है।
अब जिस पार्टी का विलय हो गया है भाई, 2/3 लोग अगर किसी दल से चुनकर आते हैं और वो 2/3 लोग अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो वो उनकी सदस्यता पर कोई संकट नहीं आता है। अब ये जबरदस्ती की नई चीज उठाकर, और आप देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब सुबह राज्यपाल अभिभाषण देते हैं, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सुबह अभिभाषण देते हैं कि मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए ये अच्छा काम किया है, किसानों की कर्ज माफी की है, माफियाओं पर कार्रवाई की है, शुद्ध के लिए युद्ध किया है, और लगातार जो है मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो इस तरह का अभिभाषण देते हैं और दोपहर में कहते हैं कि आप सदन में बहुमत साबित करो, आपके पास बहुमत नहीं है, आप अल्पमत के हैं। तो और अब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट चाहते हैं या हम सदन का सत्र चाहते हैं, उस समय सदन का सत्र 26 मार्च तक के लिए स्थगित किया था, तो जो आज के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ फ्लोर टेस्ट कब होगा। और एक अन्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि कोरोना नहीं, ये डरोना है। और आज जब सदन बुलाना चाहते हैं तो राज्यपाल सदन से भाग रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार के पास बहुमत है, संख्या बल है, और आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी तोड़कर जो है सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है, इसलिए सदन का सत्र बुलाने से परहेज कर रही है। एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को लगातार गिराया जाएगा तो जनता के वोट का क्या मतलब है, हमारे लोकतंत्र होने पर सवाल खड़े होते हैं। जी, महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा। जी जी, अभी जी मैं इसी से संबंधित आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि कांग्रेस ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। तो क्या आपको लगता है कहीं स्पीक ना अप कहीं फॉर डेमोक्रेसी, जी, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और लोकतंत्र जो है जनमत से चलता है, लोकलाज से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के अहंकार में, मद में और अभिमान में चूर होकर जनता की आवाज को नहीं सुन रही है। जिन शिवराज सिंह चौहान के 15 वर्ष के शासन को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, अचानक से उन्हीं को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई। आप देखिए ना किस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को रातों रात गिरा दिया जाता है। कर्नाटक उसका उदाहरण है, जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, बहुमत नहीं आया, तो सुबह 5 बजे जो है अपरिहार्य कारण बताते हुए शपथ दिला दी जाती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, राजस्थान की जनता भी देख रही है, और देश की जनता भी देख रही है। आप सबसे बेहतरीन बात इस समय की देखिए कि सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि गांधी जी को अंबेडकर के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, नेहरू को सरदार पटेल के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, भगत सिंह को दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और इस विभाजन से किसका भला होगा, किसका किसका फायदा होगा? केवल ये वो ताकतें हैं जिनका स्वाधीनता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, देश की बुनियाद से कोई योगदान नहीं है। मैं समझता हूं कि इस देश को अगर भारत को मजबूत बनाना है तो हम सब भारत माता के बच्चे हैं, और हम सब से मिलकर भारत माता बनती है। अगर हम एक इस विभाजन से किसी को भी अलग करने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम संविधान के खिलाफ होते हैं। जो अनुच्छेद 163 है वो कहता है कि जो राज्यपाल हैं वो कैबिनेट की संस्तुति के आधार पर कार्य करेंगे। फिर राज्यपाल विधानसभा का सत्र क्यों नहीं आहूत करना चाहते हैं? जी, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। और मध्य प्रदेश में आज सरकार कहाँ है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित पूरी जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट को लेकर भी एक मसला जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है कि जो विधायक नहीं है वो किस तरह से 42-43% लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल में आ गए। तो हमारी जो 70 सालों में इस देश को जो खड़ा किया है संविधान के आधार पर, जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं पर ये बहुत बड़ा आघात है। लोकतंत्र का मित्र बनकर लोकतंत्र की हत्या करने का ये जो षड्यंत्र है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 2014 के चुनाव के बाद जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और संसद की ड्योढ़ी को जिस तरह से उन्होंने चरण स्पर्श किया था, माथा टेका था, उस समय मुझे लगा था कि लोकतंत्र बहुत पुष्पित और पल्लवित होगा। लेकिन किस प्रकार से जनता की आवाज और जनता के सरोकारों से चुनी जाने वाली सरकारें
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार गिराई जा रही हैं, लगातार दमन किया जा रहा है। और इस दमन के समय में केवल और केवल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी डटकर इन फांसीवादी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। जी, जी जी। आनंद जी, इसके अलावा जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि पीएम केयर्स फंड में जितने पैसे गए या श्रमिक जो ट्रेन चलाई गई थी कोरोना काल में, उसमें भी कहीं न जी कहीं जो पैसे हैं या मुनाफा है वो सरकार ने कमाया है। तो क्या यहाँ आपको नहीं हम्म लगता है कि जो समय इस समय हमारा चल रहा है, एक तरह से कहें कि एक आपदा है पूरे विश्व पर, तो इस समय कांग्रेस और बीजेपी को साथ मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि एक-दूसरे पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना चाहिए? 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था पूरा देश। जी, 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और तब से आज तक जो भारतीय युवक कांग्रेस का मुख्यालय है दिल्ली में, वहां पर फूड चेन चल रही है। लोगों को फूड बैंक से भोजन दिया जा रहा है और जो जरूरी सामान है वो दिए जा रहे हैं। आपको याद है, अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है, मध्य प्रदेश के गुना में जी, एक जी, व्यक्ति, किसान। एक किसान जो है वो अस्पताल में केवल इसलिए 12 घंटे बाद दम तोड़ देते हैं क्योंकि 5 रुपए की पर्ची कटाने के पैसे उनके पास नहीं थे और प्रशासन ने उन्हें एडमिट नहीं किया था, उन्हें भर्ती नहीं किया था अस्पताल में। और जी, मध्य प्रदेश की 15 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति इतनी बेकार है, इतनी खराब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी जो हैं वो जाकर कहाँ भर्ती हो रहे हैं? एक निजी अस्पताल में। तो जी, जब मुखिया का ही भरोसा अपने ही तंत्र पर नहीं है, तो जनता को मरने के लिए इस तरह की व्यवस्था तैयार करने का क्या आशय है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें और आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते।